हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आज हम 9th क्लास की जो साइंस है उसमें भौतिक विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। 9th की और 10th की जो साइंस है उसमें 3 भाग होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। 9th क्लास की बात करें तो शुरुआत के 3-4 चैप्टर रसायन विज्ञान से संबंधित हैं, उसके बाद जीव विज्ञान संबंधित है और चैप्टर नंबर 7 से जो है वो भौतिक विज्ञान की शुरुआत होती है। तो हम भौतिक विज्ञान का ये पोर्शन कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा 7वां चैप्टर है वो क्या है? गति। गति को हम इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो हम गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझेंगे और देखेंगे गति क्या होती है और उनसे रिलेटिव कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके, हमने देखो बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये हम सब एक एक करके आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। कहीं पर अगर कोई समझने में दिक्कत हो रही है, कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, हम आपको उसमें बेहतर तरीके से बता देंगे। और नहीं तो आप हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर भी लास्ट में दे देंगे, हम उस पर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गति क्या होती है, मोशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए गति क्या होती है यानी मोशन क्या होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु है या तो वो रुकी हुई होगी या वो गतिमान अवस्था में होगी। तो प्रत्येक वस्तु की 2 अवस्थाएं होती हैं, या तो विराम की अवस्था होती है या गति की अवस्था होती है। तो इनको ज़रा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड क्या हुआ, जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रहेगा। कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है और वो अगर बोर्ड को देखता है तो जितना उसे अभी प्रतीत हो रहा है जितनी दूर, ठीक है, उतनी ही दूर कल वो यहाँ पर बैठ के देखेगा तब भी बोर्ड यहीं पर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कभी भी देखेगा बोर्ड यहीं देखा है जब तक ये बोर्ड अपनी स्थिति से नहीं हटेगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या, जहाँ पर बोर्ड है वहीं पर दिखाई देगा। तो जो अगर हम कोई भी चीज़, किसी भी वस्तु को देखते हैं, अगर वो हमें जहाँ पर अभी हम उसे देख रहे हैं वहीं वहाँ पर जो है कुछ समय के बाद भी अगर वो वस्तु हमें वहीं दिखाई देती है, यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि वो वस्तु जो है विराम अवस्था में है। जैसे अभी हम आपके सामने क्या है, विराम अवस्था में खड़े हुए हैं। अब जब भी चलने लगे अगर हम, तो आप लोग देख रहे हैं हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके अनुसार अब हम गति अवस्था में आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है वो गति अवस्था या विराम अवस्था में कब कहे जाएगी? जब समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे आप घड़ी की सुई देखते हैं, घड़ी की सुइयों में देखिए लगातार परिवर्तन होता रहता है, और जो सेकेंड वाली सुई होती है उसमें तो परिवर्तन इतना तेज होता है आप उसे स्पष्ट देख पाते हैं। हालांकि मिनट वाली सुई में भी परिवर्तन होता है, लेकिन और घंटे वाली सुई में परिवर्तन होता है, लेकिन मिनट और घंटे वाली परिवर्तन जो है वो आपको एकदम से नहीं दिखाई देता है। आप 1-2 मिनट बाद देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, सुइयाँ जो हैं वो आगे थोड़ी बहुत बढ़ी हैं। तो कोई भी वस्तु है अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो हम क्या कहेंगे, वो वस्तु विराम अवस्था में नहीं है, गति अवस्था में है। और अगर किसी वस्तु में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी जिस पोजीशन में वो वस्तु रखी हुई है उसी पोजीशन में अभी भी रखी हुई है और हमेशा आगे भी रखी रहेगी, ठीक है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था में है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर आपको कर देते हैं कि गति की अवस्था या विराम की अवस्था हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष होती है। हमेशा कैसी होती है? सापेक्ष होती है। अब सापेक्ष के बारे में आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक, जैसे मान लो आप एक बस में बैठे हुए हैं और कई सारे लोग जो हैं बस में बैठे हैं। मान लो कोई बस है, ठीक है, और जो है ये सीटें हैं, इस तरीके से इसमें सीटें हैं, ठीक है, और ये ड्राइवर का कॉर्नर है। तो आप सीटें में यहाँ जो है ऐसे बैठे हुए हैं। तो अब आप, बस चल रही है मान लो, ठीक है, बस चल रही है और चलती हुई बस में आप अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं मान लो, और यहाँ से आप सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे, तो वो व्यक्ति आपको जिस पोजीशन पर है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दिखाई देगा। ठीक, अभी देखेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, तब भी वो वही दिखाई देगा। आपके पास बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर बस में आप चल रहे हैं तो आपको कोई पास बैठा हुआ व्यक्ति, क्या वो आपसे दूर जा रहा है? वो हमसे दूर नहीं जा रहा है। ठीक है, हम इस व्यक्ति को देखेंगे, अपने मेरे पास वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ, बस चाहे कितनी भी दूर चली जाए ये हमारे पास में ही रहेगा। ये जो बैठा हुआ ये भी हमारे पास में ही रहेगा।
तो जब तक हमारे सापेक्ष यानी हमारे हिसाब से ये दोनों हमारे पास रहेंगे, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहेंगे, तो हमारे अनुसार ये दोनों विराम अवस्था में हैं। ऐसे कोई व्यक्ति हमें देखेगा तो हम जिस पोजीशन में उसे दिखाई देंगे उसी पोजीशन में ही दिखाई देते रहेंगे। तो जब तक वो व्यक्ति बस में रहेगा, जबकि बस चल रही है, लेकिन तब भी जो है हम एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होंगे, विराम अवस्था में होंगे। और वही जब आप बस के बाहर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, बिजली के तार हैं, खंबे हैं, या कोई भी चीज़ आप बाहर देखते हैं, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ ही क्यों ना है, जब आप उसको बाहर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, वो सब पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखा होगा आपने, जब बस या ट्रेन में या कार में आप बैठते हैं तो आप बाहर देखते हैं तो आप क्या दिखाई देता है, वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, चल रही हैं। और रोड पर जो रोड बना होता है ऐसे, ये जो रोड है आप जानते हैं, रोड के बीच में डिवाइडर ऐसे लाइन बनी होती है ऐसे, ठीक है, जबकि लाइन रुकी होती है ना, ये लाइन थोड़ी चल रही होती है। लेकिन जब आप कार में चलते हुए लाइन को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ये लाइन बिल्कुल पीछे की तरफ भाग रही हो बहुत तेज़ी से, और जबकि हम आगे चल रहे हैं। तो हमारे अनुसार क्या हो रहा है, इन लाइनों में परिवर्तन हो रहा है, तो गति अवस्था में कही जाएगी। ऐसे ही हम जब बाहर की तरफ देखेंगे, कार या बस के बाहर देखेंगे, तो हम क्या हमें दिखाई देगा कि सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, गतिमान अवस्था में हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अनुसार उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष या एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, तो हम कहते हैं वो चीज़ गतिमान अवस्था में है। अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे, विराम अवस्था में है। ऐसे आपको देखो, जब आप ट्रेन में बैठते हैं और पास में कोई दूसरी ट्रेन खड़ी होती है और अचानक कोई एक ट्रेन चलने लगती है, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं आखिर कौन सी ट्रेन चल रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना, तो उनमें स्थिति में परिवर्तन होता है। तो उसके पहली ट्रेन के सापेक्ष दूसरी ट्रेन गतिमान अवस्था में होगी और दूसरी ट्रेन के सापेक्ष पहली ट्रेन गतिमान अवस्था में होगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि विराम की अवस्था क्या होती है और गति की अवस्था क्या होती है। ये बोर्ड विराम अवस्था में है, ठीक है। पंखा चल रहा है लेकिन पंखे के जो पर हैं वो चल रहे हैं, पंखा जहाँ है वहीं है। पंखे के परों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पंखा हम जहाँ आज देखते हैं वहीं पंखा लगा हुआ है, तो पंखे में कोई परिवर्तन, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। पंखा विराम अवस्था में, लेकिन पंखे के पर जो है गतिमान अवस्था में। ऐसे ही घड़ी दीवार पे कहीं लगी हुई है, वो वहीं लगी रहेगी, वो नहीं भाग के जाएगी कहीं, लेकिन उसकी सुई जो है वो चल रही है। तो घड़ी विराम अवस्था में है और सुई जो है गति अवस्था में है, ठीक है। तो आप विराम अवस्था और गति की अवस्था को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश और सदिश राशियाँ, ठीक है, हालांकि गति से इनका थोड़ा बहुत रिलेटेड है, बाकी हम ये चीज़ें विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम कहते हैं अदिश राशियाँ। और जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं सदिश राशियाँ। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से ज़रूर बताएंगे हम। जैसे हम ये कहें कि ये जो हमारे हाथ में पेन है, ठीक है, और आपको इसे जो इस पर बल लगा के इसे उठाना है, ठीक है, या जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ है और हम आपसे कहें कि इसे बल लगा के उठाना है, तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि बल आप ऊपर के लगाएंगे तब ये पेन उठेगा, ठीक है। नहीं तो आप बल लगाने के लिए आप ऐसे ये भी देखो बल लग रहा है इस पर, ठीक है, लेकिन ये उठ नहीं रहा है, ठीक है। या जैसे ऐसा है, ऐसे है, इधर को हम सरका दें या इधर को सरका दें, तो बल अगर हम सही दिशा में लगाएंगे तभी सही दिशा में कार्य होगा। हम इसे ऊपर के लिए उठाना चाहते हैं तो बल भी हमें ऊपर के लिए लगाना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कहें कि दरवाज़ा है, जाओ बंद कराओ जाके, तो लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा कि दरवाज़ा जो है किधर को बंद होगा, इधर को बल लगा के दरवाज़ा बंद होगा या इधर को बल लगा के दरवाज़ा बंद होगा। तो केवल बल लगाने से दरवाज़ा नहीं बंद होगा, सही दिशा में बल लगाने से दरवाज़ा बंद होगा, ठीक है। तो जो भौतिक राशियाँ हैं जिनमें दिशा का भी महत्व होता है, बिना दिशा के उनका नहीं महत्व जो है, उनके बारे में हम नहीं बता सकते सही से, तो उनको हम क्या कहते हैं, जो है सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, अब हमें कहें कि इस पेन में जो पदार्थ यूज हुआ है वो 100 ग्राम पदार्थ यूज हुआ है। अब 100 ग्राम पदार्थ की दिशा की क्या आवश्यकता है, तो जो पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, उसमें केवल हमें क्वांटिटी चाहिए, कितने ग्राम है, 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी है, तो वो उसका हो गया द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो अगर हम भौतिक राशियों अदिश और सदिश की हम बात करें, तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो उन्हें अदिश कहते हैं, और जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश कहते हैं। कुछ हम लिखते हैं यहाँ पर अदिश राशियाँ।
ठीक है। तो अदिश राशियाँ जो हैं, जैसे द्रव्यमान ये अदिश राशि है, समय ये अदिश राशि है, दूरी ये अदिश राशि है, चाल ये अदिश राशि है। ठीक है, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल हमें ये पता होना चाहिए कितना है, ये नहीं पता होना चाहिए कहाँ है और किस दिशा में, ये नहीं है। तो ये अदिश राशियाँ होगी। अगर हम सदिश राशियों की बात करें, ठीक है, सदिश राशियों सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े। जैसे, ठीक है, जैसे भार भी सदिश राशि होती है। कोई वस्तु है उसका भार हमेशा कहाँ होता है? पृथ्वी की दिशा में होता है। ठीक है, तो भार कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। भार है, बल है, बल सदिश राशि होती है। विस्थापन भी सदिश, अभी बताएंगे विस्थापन क्या होता है। ठीक है, और वेग एक ऐसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग भी सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये अदिश राशियाँ हो गई और सदिश राशियाँ हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बात करेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा इसका है नहीं, लेकिन आप चीज़ ध्यान रखिए, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी अदिश राशियाँ हैं, कौन सी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन। देखिए, दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। तो इनके बारे में ज़रा हम विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। देखो, दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी की अगर परिभाषा की बात करें, जब कोई गतिमान वस्तु जो है किसी मार्ग पर चलती है, किसी रास्ते पर जाती है, तो उस रास्ते की जो टोटल लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु जो है जिस रास्ते पर गति कर रही है, जिस रास्ते से जाती है, उस रास्ते यानी उस पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, बिंदु ए पर है, ठीक है, और वो इस दिशा में जा रहा है और उसने 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी तय की है और बिंदु बी पर पहुँच गया है। ठीक है, बिंदु बी से फिर वो इस दिशा में जो है 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है? बिंदु सी से इस दिशा में जाता है और बिंदु डी तक पहुंच जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेता है। अब आप जरा बताइए कि जब वो व्यक्ति जो है ए से डी तक गया हुआ है तो उसने कितनी दूरी तय की? तो देखिएगा, ए से डी तक जाने में जो रास्ते की लंबाई है उसी को दूरी कहते हैं। तो कितनी दूरी हो जाएगी? 5 किलोमीटर और 4 9 किलोमीटर, 9 और 5 14 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। ठीक है, तो रास्ते की जो लंबाई है उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी? 14 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी बस द्वारा जो चले गए मार्ग की लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब विस्थापन क्या होता है? ठीक है, तो दूरी चलने के बाद यानी वस्तु जो है, जो भी जहाँ से चलना शुरू किया था, यानी अपना जो प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ से चलना शुरू किया तो उसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और जहाँ पर दूरी, जहाँ पर जो है क्या नाम गति समाप्त होती है उसे कहते हैं अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको कहते हैं विस्थापन। तो व्यक्ति जो है यहाँ था और यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपनी जगह से इतनी दूर गया है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सीधी होनी चाहिए। अपनी जगह से ये जो है इतनी दूरी पर गया है और यहाँ था, व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, तो ये उसका विस्थापन हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अंत प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए जो है वो बी से ऐसे होते हुए डी तक जाया है, तो उसने जो दूरी तय की है वो कितनी हो जाएगी? 5 5 10 14 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। लेकिन 14 किलोमीटर दूरी चलने के बाद वो व्यक्ति अपनी जगह से कितना दूर हटा है और कहाँ पहुँचा है? तो अगर देखा जाए तो उसने ए से चलना शुरू किया था और वो यहाँ है। अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह से केवल इतना दूर गया है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से जितना विस्थापित होता है, यानी जितना हटता है किसी दिशा में, उसको कहते हैं विस्थापन। तो ये विस्थापन जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा।
विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। अच्छा, विस्थापन सदिश राशि है तो ये भी बताना पड़ेगा किस दिशा में गए हैं, तो ए से डी की तरफ गए हैं, ए से डी की तरफ गए हैं, ए डी दिशा में, ठीक है। और अगर इसे पूरब पश्चिम मान लो तो देखो ये पूरब हो गया, ठीक है, ये पूरब होता है इधर, ठीक है, ऊपर को होता है उत्तर, तो ये ऊपर की तरफ गए, इसका मतलब उत्तर दिशा में गया है ना। तो अगर लिखना चाहो तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। यहाँ पर 14 किलोमीटर दूरी तैरने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ वो पहुँचा है, ठीक है। तो ये विस्थापन हो गया और ये क्या हो गई, पूरी दूरी हो गई, ठीक है। अब अगर दूरी और विस्थापन में अंतर की बात करें तो कौन कौन से अंतर होते हैं। तो पहला अंतर आप लोग समझ चुके होंगे कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। यानी दूरी को बताने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, विस्थापन जो है बताने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ती है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि विस्थापन किस दिशा में हुआ है। तो दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। अब बात करें कि देखिए दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दूरी इतनी आ रही है, विस्थापन इतना ही है, ठीक है। तो दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। आप चलेंगे कुछ ना कुछ तो चलेंगे, आप यहाँ से आप जो है ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ गए, ठीक है, ए से चले और बी पर आ गए ऐसे, तो कुछ ना कुछ तो आप चलेंगे, ठीक है। और बी से होते हुए आप यहाँ तक आ गए, सी पर आ गए, तो आपकी ये दूरी होगी। सी से होते आप डी पर आ गए तो ये दूरी पूरी होगी। और डी से आप फिर ए पर आ गए तो आपकी ये पूरी जो रास्ते की लंबाई ये हो गई दूरी। लेकिन जैसे आप जिस बिंदु पर थे उसी बिंदु पर आ गए हैं, तो पूरी यात्रा के बाद आप जहाँ थे वहीं आ गए हैं। तो आप अपनी जगह से कहीं गए हैं, कहीं नहीं गए हैं, आप अपनी जगह से कुछ भी दूर नहीं पहुँच पाए हैं। तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक अंतर ये भी है कि दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और अंतर, दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ठीक है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, ये कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पर दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं, वो एक कंडीशन आपको हम बता देते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति जो है बिंदु ए से उसने चलना शुरू किया और पूर्व दिशा की ओर वो 5 किलोमीटर चला है, बिंदु बी पर पहुंचा है। तो बताओ दूरी कितनी तय की, दूरी उसने तय की है 5 किलोमीटर। अब वो व्यक्ति 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंचा कहाँ है, तो वो जहाँ था उससे 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ पहुंचा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, ठीक। तो दूरी जो है विस्थापन के बराबर तो हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन में जो है कुछ अंतर थे, ठीक है। और आपको बता दें कि दूरी जो है इस बात पर भी डिपेंड करती है किस रास्ते से गए हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, थोड़ा जो है अच्छा टॉपिक है तो समझ लीजिए और से। अब आप यहाँ से आपको ए से बी तक जाना, तो ये रास्ता हो सकता है कुछ दूसरे रास्ते आप ए से बी तक आएँ, ठीक है। या कोई आप इस रास्ते से ऐसे जाएं फिर ऐसे जाएं फिर बी तक आएँ, ठीक है। या आप पहले ऐसे जाएं घूम के फिर बी तक आएँ। तो आप देख रहे अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो आपको अलग अलग दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन आप इन सभी रास्तों से जाके पहुँचेंगे कहाँ पर, बी पर पहुँचेंगे, तो आपका विस्थापन वही रहेगा, ठीक है। तो दूरी डिपेंड करती है, आप अलग अलग मार्ग से जाएंगे तो दूरी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन विस्थापन आपका उतना ही होगा। इन पूरे घटनाक्रम के बाद आखिर पहुँचेंगे कहाँ आप, ए से बी तक ही पहुँचेंगे आप, ठीक है। तो विस्थापन आपका उतना ही रहेगा, दूरी बदल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया दूरी और विस्थापन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर, ये अंतर हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है चाल और वेग। तो पहले चाल और वेग के बारे में बता देते हैं। देखिए चाल जो है अदिश राशि है और चाल डिपेंड करती है दूरी पर, ठीक है। तो चाल का हमारा जो आपने देखा होगा कि जो है चाल का आपको सबको पता होगा जो सूत्र है वो क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। और जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो चाल दूरी से निकाली जाती है और विस्थापन किससे निकाला जाता है, सॉरी वेग किससे निकाला जाता है, विस्थापन से निकाला जाता है। तो चाल की परिभाषा की अगर बात करें हम तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया तो उसकी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है। या कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 5 मीटर गया तो उसकी चाल हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं और एकांक समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं, ठीक है। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति बिंदु ए पर है और यहाँ से चलना शुरू करता है और वो 4 किलोमीटर चल के बिंदु बी पर पहुँचता है, ठीक है। 4 किलोमीटर चल के बिंदु बी पर पहुँचता है, ठीक है। और फिर बिंदु बी से जो है सी की तरफ जाता है ऐसे और 3 किलोमीटर चल के बिंदु सी पर पहुँचता है। अब आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी कितनी हुई, तो 4 और 3 7 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो बराबर कितनी हुई, 7 किलोमीटर, ठीक है। अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन यहाँ थे, हम यहाँ पहुँच गए, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ये विस्थापन हो जाएगी। और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो ये 5 किलोमीटर आएगा। तो जो विस्थापन आ जाएगा वो आ जाएगा 5 किलोमीटर और इस दिशा में यानी ए सी की तरफ, ए से सी की तरफ, ठीक है। अब मान लो कि बिंदु ए से सी तक जाने में, बिंदु ए से सी तक जाने में मान लो 2 घंटे लगे हैं। कितना टाइम लगा है, 2 घंटे लगे हैं। तो देखो 2 घंटे में दूरी कितनी तय हुई, 7 किलोमीटर और विस्थापन कितना हुआ, 5 किलोमीटर। अब अगर चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे समय। तो व्यक्ति की जो चाल हो जाएगी, भाई 7 किलोमीटर चले हैं 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएंगे, 7/2 यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से ये क्या हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी। अगर वही वेग की बात करें तो वेग निकाला जाता है विस्थापन से। तो विस्थापन बराबर कितना है, 5 किलोमीटर। तो वेग हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और किधर, ए से सी की तरफ, ए सी दिशा में। तो इसमें दिशा भी बतानी पड़ेगी कि वेग इस दिशा में है, ठीक है। चाल आप समझ चुके। जैसे आप कोई कहीं जा रहे हैं तो जो है मान लो 2 घंटे में आपने 100 किलोमीटर दूरी तय की, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो आपकी चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो आपने घर से मोटरसाइकिल निकाली और आप शहर में पूरे घूमते हुए घर पर आ गए, ठीक है। घर पर आ गए, आपके पता चला मोटरसाइकिल में आप 20 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। और मान लो आप 2 घंटे में घर पर आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, यानी 20 किलोमीटर रास्ता तय किया है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो आपकी चाल हो गई, सॉरी 1 घंटे में जो है 10 किलोमीटर। तो आपकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जहाँ थे आप घर पर थे, घर ही पर आ गए, तो आप विस्थापित तो अपनी जगह से कुछ हुए नहीं, तो आपका जो वेग हो जाएगा वो 0 हो गया है, यानी आप अपनी जगह से कहीं भी नहीं जा पाए हैं, ठीक है। तो वेग जो निकलता है विस्थापन से निकलता है और जो क्या नाम चाल होती है वो दूरी से निकलती है। अब इन दोनों में अगर अंतर की बात करें, ठीक है, चाल और वेग में अंतर की बात करें तो वही बात, चाल सदिश राशि होती है, ठीक है। चाल जो है अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है, ठीक है। चाल में दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होती है। जैसे हम बात करें कि कहें कि हवा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो हवा की चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर हम ये बताएं कि हवा पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो ये हो जाएगा हवा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर। ऐसे नदी का वेग होता है, नदी का जो बहाव होता है उसकी एक दिशा होती है, उसी दिशा में पानी जाता है। तो नदी का बहाव जो दिशा है, उसकी जो बहाव जब बताएंगे तो उसका वेग बताया जाएगा ना, कि दसी जो है जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है पश्चिम की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है, तो उसका एक वेग ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है चाल, भाई दूरी जब निगेटिव नहीं हो सकती है, सॉरी निगेटिव नहीं हो सकती, ना ही 0 हो सकती है, तो वेग भी क्या नाम, दूरी अगर निगेटिव नहीं हो सकती, चाल भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। आप जानते हैं कि विस्थापन 0 भी हो जाता है, ठीक है। तो चाल भी 0, वेग भी 0 हो जाएगा ना। तो चाल और वेग में अगर हम, सॉरी ये जो है चाल और वेग में अगर हम अंतर की बात करें तो चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है और वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। अब चाल की परिभाषा की बात करें कि एकांक समय में किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं और एकांक समय में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। अगर वेग बदलेगा तो चाल भी बदलेगी, लेकिन अगर चाल बदलेगी, अगर चाल बदलेगी तो वेग भी बदलेगा। लेकिन अगर वेग
बदला है तो ज़रूरी नहीं है कि चाल भी बदल जाए, क्योंकि दिशा के बदलने से भी वेग बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मान लो हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रही है, लेकिन उसकी दिशा बदल जाए, तो दिशा के बदलने से वेग तो बदल जाएगा, लेकिन चाल जितनी है उतनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर चाल बदली है तो वेग जरूर बदलेगा, लेकिन अगर वेग में परिवर्तन होता है जरूरी नहीं है कि चाल में भी परिवर्तन हो जाए। चाल सदैव धनात्मक होती है, ठीक है, वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, और अगर औसत वेग शून्य है, ठीक है, तो औसत चाल भी शून्य होगी। औसत वेग अगर शून्य है तो जरूरी नहीं है कि औसत चाल भी शून्य हो। ठीक है, लेकिन अगर औसत चाल शून्य होगी तो औसत वेग भी क्या होगा, शून्य होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया चाल और वेग में अंतर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, वो है त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो ये चाल और वेग में अंतर हो गए। अब हम बात करते हैं त्वरण क्या होता है। देखिए, त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं असलरेशन, और असलरेशन वर्ड आपने नहीं सुना होगा, लेकिन एक्सेलरेटर सुना होगा आपने। जैसे मोटरसाइकिल में नहीं रेस लेते हैं, कहते हैं एक्सेलरेटर ले लो, तो उससे क्या होता है, जैसे आप मोटरसाइकिल में रेस खींचते हैं वैसे क्या होता है, मोटरसाइकिल का वेग जो है एकदम से बढ़ जाता है। तो वेग परिवर्तन जिस रेट से हो रहा है, यानी प्रति सेकेंड जो वस्तु का वेग बढ़ता है, उसी को कहते हैं त्वरण। उसी को क्या कहते हैं, त्वरण। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो कि हम बाइक चला रहे थे और बाइक जो जा रही थी वो जा रही थी 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही थी, और हमने क्या किया, रोड खाली देखी और उसको हमने रेस को बढ़ा दिया, और रेस को मान लो हमने कुछ समय तक बढ़ाया, और अब आपकी 10 नहीं, अब आपकी हो गई है 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और मान लो हमने रेस जो है वो 5 सेकेंड तक बढ़ाई थी। ठीक है, तो 5 सेकेंड में वेग कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है भाई, कितना बढ़ा है, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड था, 30 हो गया, कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ा है कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो प्रति सेकेंड जो वस्तु का वेग बढ़ता है, 1 सेकेंड में जितना वस्तु का वेग बढ़ता है उसको कहते हैं त्वरण। ठीक है, यानी जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा, 10 था, 30 हो गया, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ा, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में ये 20 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ा, तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ा, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो 4 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा त्वरण, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि हर सेकेंड वस्तु का वेग कितना बढ़ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ रहा है। अब ये त्वरण एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। एक समान रूप से अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये त्वरण हो जाएगा। अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दें, एक गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या कहते हैं कि जब पृथ्वी का गुरुत्व बल होता है उसके कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, और उसी आकर्षण बल के कारण क्या होता है कि वस्तु का जब वस्तु पृथ्वी की तरफ गति करती है तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, और इस वेग बढ़ने की जो दर होती है जो उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसका मान जो है वो कितना होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो नियर अबाउट आप 10 मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु गिरेगी नीचे की तरफ तो क्या होगा, हर सेकेंड उसका वेग इतना बढ़ जाएगा। तो अगर आपने बिल्कुल छोड़ा है, 0 से छोड़ा है, तो अगले सेकेंड बाद होगा 10, उसके बाद होगा 20, उसके बाद होगा 30, उसके बाद होगा 40, उसके बाद होगा 50। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ जब जितने समय में गिरेगी उसी हिसाब से उसका वेग हर प्रति सेकेंड जो है, प्रति सेकेंड कितना बढ़ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये भी एक प्रकार का त्वरण ही होता है। ठीक है, तो ये हम त्वरण समझ चुके हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका अगर फार्मूले की बात करें तो वही फार्मूला हो जाएगा। त्वरण को इससे ए से लिखते हैं, और वेग परिवर्तन प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। तो परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस यू, और बटे समय कितना, t। ठीक है, तो ये आ जाएगा त्वरण का सूत्र, ये बराबर v माइनस यू अपान t। ठीक है, तो ये हुए। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, वो है गति के समीकरण।
ठीक है, तो इसमें पहले थोड़े कुछ बातें हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे कोई वस्तु चलना शुरू करती है तो जिस वेग से वो चलना शुरू करती है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। और इसे लिखते हैं किससे? u से। ठीक है, और अगर उसमें एक समान त्वरण है तो आप जानते हैं कि भाई लगातार उसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जो त्वरण है, ठीक है, एक समान त्वरण, ठीक है, तो उसे किससे लिख देते हैं? a से लिख देते हैं। त्वरण को a से लिख देते हैं। तो जो उसमें भाई त्वरण जितनी देर तक त्वरण बढ़ता रहा है उसको हम समय भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो समय को किससे लिख देते हैं? t से लिखते हैं। और कुछ समय के बाद दूरी भी भाई तय होगी, तो जो दूरी है उस दूरी को हम किससे लिखते हैं? s से लिख देते हैं। और जो है जितने समय तक त्वरण रहता है उसके हिसाब से भाई वेग बढ़ता जाता है। तो लास्ट में एक आता है अंतिम वेग, यानी जिस समय दूरी समाप्त हो, जिस समय जो है चाल समाप्त हो रही थी उस समय वेग कितना था। ठीक है, मतलब जो है जहाँ तक वो चला है, ठीक है, अंतिम वेग यानी जहाँ तक का हम चाहते हैं उस समय वेग कितना था। तो अंतिम वेग को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। तो इन सभी में रिलेशन बताने के लिए कुछ समीकरण हैं जिन्हें हम कहते हैं गति के समीकरण। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण हैं। तो देखिएगा, पहला समीकरण है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी ये जो फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रारंभिक वेग पता हो, समय पता हो और त्वरण पता हो और ये पता लगाना हो कि कितनी दूरी तय हुई है। ठीक है, दूसरा समीकरण है v बराबर u प्लस at। ठीक है, v बराबर u प्लस at, ये हमें वेग निकालने के लिए है। ठीक है, तो कितना वेग था पहले और कितना त्वरण है उसके हिसाब से निकल आएगा। और तीसरा जो समीकरण है वो ये है वेग स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस समीकरण से हम वेग, दूरी और प्रारंभिक वेग, त्वरण में इसमें समय की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 जो है समीकरण हैं गति के। इन गति के समीकरणों से हम जो है कुछ चीज़ें हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये 3 समीकरण होते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस at। ठीक है, ये पहला समीकरण होता है गति का, ये पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। और ये हमारा दूसरा समीकरण होता है और ये हमारा तीसरा समीकरण होता है। 3 समीकरण ये गति के होते हैं। इन समीकरणों का प्रयोग करके हम आगे जब जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसमें हम सॉल्व करेंगे। एक और टॉपिक छूट रहा है वो भी हम करवा देते हैं, वो है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति का मतलब है कि जो कोई जो है वस्तु वृत्ताकार पथ पर अगर गति करे, तो वृत्ताकार पथ पर अगर गति हो रही है तो उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। और अगर चाल एक समान है, एक समान चाल का मतलब है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय हो रही हो। ठीक है, यानी चाल कैसी हो? समान है। तो अगर एक समान चाल हो और वृत्तीय मार्ग पर गति हो रही है तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। आपको वृत्तीय गति के बारे में पता होगा कि वृत्ताकार गति है, इसकी त्रिज्या अगर हम r मान लें तो एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 2πr होती है। अगर r मीटर अगर त्रिज्या है तो 2πr मीटर जो है दूरी तय हो जाएगी एक चक्कर में। ठीक है, उससे हम इसकी चाल वगैरह जो भी निकालना हो, समय अगर दिया हो तो निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारे जो टॉपिक थे गति से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर एक औसत चाल का भी एक आएगा। तो औसत चाल वही है, दूरी बटे समय आ जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, उसके हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने जितने टॉपिक थे ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमने जो है व्हाट्सएप नंबर हम अपना दे रहे हैं, उसमें आप जो है हमसे मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है हमें कोई अगर आपको व्यक्तिगत जो है कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप इसमें हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।